उपसिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हमने अभी तक अच संधि प्रकरण पर्यंत अध्ययन किया है। अच संधि कल पूर्ण हुई थी। अब हल संधि का आरंभ करते हैं। हल क्या है? हल यह जो है यह व्यंजन का पर्यायवाची है, क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं जितने, क्योंकि हयवर्ण सूत्र के हा से लेकर के और हल सूत्र के ला तक हल प्रत्याहार बनता है, जिसके अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे आ जाते हैं। इसलिए हल को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब हल संधि का जो प्रथम सूत्र है वो है स्तोः श्चुना श्चुः। स्तोः श्चुना श्चुः सूत्र का अर्थ क्या? स्तोह में दो है, दो पद इसमें, एक साह सश्च तुश्च है और सश्च तुश्च स्तौ और तयोः स्तु है। साच तुश्च क्या हो जाएगा? स्तु, क्योंकि तू है, और तयोः स्तोः। साच तुश्च स्तु तयोः स्तोः, मतलब सा का मतलब यहाँ दंत सा और तू का मतलब तवर्ग। तवर्ग में त थ द ध न, ये 5 वर्ण आते हैं। त थ द ध न, सा त थ द ध न, ये हो गया स्तोह। अर्थात इसको स्तोह का अर्थ लिख रहे हैं सकार तवर्गयोः। सकार तवर्गयोः श्चुना, श्चुना में भी शा च चुश्च इति शुः, तेन श्चुना, मतलब तालव्य शा और चु, चु मतलब चवर्ग। चवर्ग में च छ ज झ य, ये 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, तो चु मतलब हो गया शा और चवर्ग। स्तु मतलब हो गया स्तोह, मतलब सकार और तवर्ग। लिखने वृत्ति में सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे, अर्थात दंतसा और तवर्ग का तालव्यशा और चवर्ग के साथ योग होने पर, योग का तात्पर्य यहाँ दोनों अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट हो या अव्यवहित परत्व विशिष्ट हो। योग आगे पीछे दोनों तरफ में हो सकता है। शकार चवर्ग पूर्व पद में भी हो सकता है और सकार तवर्ग भी पूर्व पद में हो सकता है। तो पूर्व पद में हो, उत्तर पद में हो, इससे लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, अव्यवहित बिना व्यवधान के दोनों एक साथ उपस्थित हो, यही योग है। दोनों एक साथ, दोनों का अगर एक साथ संयोग हो रहा है, सकार तवर्ग और शकार चवर्ग का, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सकार तवर्ग का शकार चवर्ग के साथ योग होना है। तो इसमें यह जो योग है ऐसा नहीं है कि दंत सा के बाद में तालव्य शा ही हो, दंत सा का तालव्य शा के साथ में ही योग हो, ऐसा कुछ नहीं है। दंत सा के साथ में तालव्य शा अथवा चवर्ग का कोई वर्ण हो, किसी के भी साथ योग हो जाए। ठीक है, तो जो योग है दोनों का पास में जो आना है, यह शा यानी तालव्य शा और चवर्ग, इन पूरे में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो सकार और तवर्ग यानी सा दंत सा और तवर्ग के स्थान पे तालव्य शा और चवर्ग आदेश होता है। तालव्य शा और चवर्ग आदेश होता है। अब यहां पर आदेश और स्थानी में समान संख्या है। सा और तवर्ग 6 वर्ण है, इधर जो आदेश है
शा और चवर्ग वो भी 6 वर्ण हैं। तो समान संख्या होने के कारण यथा यथा संख्यम अनुदेश समानाम, ठीक है। जिस क्रम में आदेश है, जिस क्रम में स्थानीय है और जिस क्रम में आदेश है, क्रम से उस स्थानीय के स्थान पे वो आदेश हो जाएगा। योग के लिए नियम नहीं है, योग किसी भी वर्ण के साथ हो सकता है। जैसे देखिए सा, सकार और तवर्ग, ठीक है, तो हो गए। इन सकार तवर्ग का इन सकार चवर्ग के साथ में योग होने पर, मतलब इनमें से किसी के साथ भी योग हो जाए, इसका इसके साथ हो जाए, इसका इसके साथ हो जाए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, इन दोनों में से कोई भी हो, योग में कोई भी हो सकता है। दोनों पास पास में कोई भी वर्ण आ सकते हैं। लेकिन जो आदेश है वो फिक्स है। इसके साथ में इनमें से किसी का भी योग हो जाए, किसी के साथ में भी आ रहा है, तो इसके स्थान पे ये शा आदेश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस तवर्ग का इस पूरे शा और चवर्ग के साथ किसी के साथ में भी योग हो, किसी के साथ में ही आ जाए, तो इस चा के स्थान पे क्या हो जाएगा, इस ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से था का इनमें से किसी के साथ में भी योग हो, तो इस था के स्थान पे क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दा के साथ में इनमें से किसी के साथ भी योग हो, तो इस दा के स्थान पे जा आदेश हो जाएगा। धा का इनमें से किसी के साथ में भी योग हो, तो इस धा के स्थान पे झा हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से ना का किसी के साथ में, ना इन 6 वर्णों में से किसी के साथ में भी ना का योग हो, ना इन 6 वर्णों में से किसी के साथ भी आ रहा हो, तो उस ना के स्थान पे या आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो स्थानीय और आदेश दोनों फिक्स है। निमित्त के साथ में यथासंख्य अन्वय नहीं है। यथासंख्य अन्वय का मतलब कि जो स्थानीय जिस क्रम में है, जितनी संख्या में है, आदेश भी उसी क्रम में उतनी संख्या में है, ठीक है। तो आदेश और स्थानीय का यथासंख्य अन्वय होकर के बिल्कुल उसी क्रम से स्थानीय के स्थान पे आदेश उसी क्रम में हो जाएगा। दंत सा के स्थान पे तालव्य शा, ता के स्थान पे चा, था के स्थान पे छ, इस तरह से जो क्रम है उसी क्रम में आदेश हो जाएगा। स्थानीय कोई भी हो, तो सकार तवर के साथ में किसी भी सकार चवर का योग होने पर जो सकार तवर्ग है उसके स्थान पे सकार चवर्ग आदेश हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में रामस शेते है, सकार और शकार का योग है यहाँ पर, तो इस सा के स्थान पे, इस दंत सा के स्थान पे तालव्य शा होकर के रामस शेते बनेगा, ठीक है। इसी तरह से शा का चा के साथ होगा। मैंने कहा था कि निमित्त में और स्थानीय में यथासंख्य नियम नहीं है, अर्थात सा के साथ में चाहे तालव्य शा आ जाए अथवा चवर का कोई वर्ण आ जाए, कोई भी आए, तो उस सा के स्थान पे तालव्य शा हो जाएगा, जैसा मैंने पहले अर्थ में चर्चा की है, ठीक है। तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, तालव्य शा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, रामस चिनोति। सा के स्थान पे तालव्य शा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रामस चिनोति, ठीक है। इसी तरह से सत चित, ये दशा है। तो ता का योग यहाँ पर चवर के साथ में है, चा के साथ में, इसलिए इस ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चवर का चा, क्योंकि आदेश फिक्स है। ता के स्थान पे चा ही होगा, ठीक है। था के स्थान पे छा ही होगा, तो सचित बन जाएगा। इसी तरह से सारंगीन जय, सारंगीन जय की भी दशा है। ना का चवर के साथ योग है, तो इसलिए ना के स्थान पे चवर का पंचम अक्षर है ना, या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो स्थानीय है और जो आदेश है उसका बिल्कुल फिक्स है कि दंत सा के स्थान पे तालव्य शा होगा, ता के स्थान पे चा होगा, था के स्थान पे छा होगा, दा के स्थान पे चा होगा और धा के स्थान पे छा और ना के स्थान पे न्या। लेकिन जो निमित्त है अर्थात योग, सकार तवर का शकार चवर के साथ योग होने पर, वह योग में कोई नियम नहीं है। शकार और चवर्ग में से कोई भी वर्ण हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से च्युत संधि है। इसके अन्य अन्य उदाहरण आप संस्कृत में कोई भी कहानी, कविता, कोई भी पाठ पढ़िए तो उसमें च्युत संधि के उदाहरण देखते रहिए। उस च्युत संधि ही नहीं, जितनी भी संधियां पढ़ाई गई हैं, जितना ही आप उदाहरण खोजेंगे और देखेंगे उतना ही अभ्यास होगा और संधि को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला सूत्र आता है शात।
शात सूत्र आता है, वो कहता है शात परस्य तवर्गस्य सुत्वम न स्यात्। ठीक है, शात परस्य ये क्या कह रहा है कि तालव्य शा के बाद में, शात परस्य तवर्गस्य, तवर्ग का अगर कोई वर्ण आ रहा है, शा तालव्य शा के बाद में यदि तवर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो स्तुत्व जो है वो नहीं होगा, स्तुत्व का निषेध कर रहा सूत्र। ये शात सूत्र भी इस बात में ज्ञापक होता है कि निमित्त के साथ यथा संख्या अन्वय नहीं है। यह विशेष बात है, सिद्धांत कौमुदी का विषय है, उसमें देखेंगे, सिद्धांत कौमुदी में बहुत विशेष चर्चा उसी में करेंगे। यहाँ पर तो सीधा आप समझिए कि तालव्य शा के बाद में यदि तवर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो वहां पर स्तुत्व संधि नहीं होगी। उदाहरण है विष्णः प्रश्नः, ये देख लीजिए। विष्णः प्रश्नः, ये है विष, विष में शा है, शा के बाद में तालव्य शा है, तालव्य शा के बाद में तवर्ग का वर्ण आ रहा है ना, तो इस ना के स्थान पे शा के बाद में ना होने के कारण स्तुत्व कार्य नहीं होगा। प्रश्न शात सूत्र से निषेध हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर स्तुत्व संधि नहीं होगी। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि विष्णः इत्यत्र स्तुत्व संधि कथन न, विष्णा में स्तुत्व संधि क्यों नहीं हुई, तो शात इति सूत्र निषेधात्, शात इस सूत्र के निषेध करने के कारण स्तुत्व संधि नहीं होती है। ठीक है, तो प्रश्न में भी शा के बाद में ना आ रहा है, तो शात परस ये भी है, तवर्ग का वर्ण है ना, यहाँ पर भी स्तुत्व नहीं होगा। इस तरह से स्तुत्व संधि का विधायक सूत्र स्तोह सुनाश्चुः और स्तुत्व संधि का निषेधक सूत्र हो गया आपका शात। इन दोनों ने स्तुत्व संधि को पूर्ण किया। इसके बाद में आता है ष्टुनाष्टुः सूत्र। क्या सूत्र आता है? ष्टुनाष्टुः। ष्टुनाष्टुः सूत्र क्या करता है? ष्टुत्व संधि करता है। हमें ये तो क्या था? स्तुत्व संधि। ये क्या है? ष्टुनाष्टुः। ष्टुनाष्टुः क्या करता है? ष्टुत्व संधि करता है। तो हमने देखा था स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि के बाद में ष्टुत्व संधि बिल्कुल सेम है। जिस तरह से ष्टुत्व संधि का नियम था ठीक उसी प्रकार से ष्टुत्व संधि का भी नियम है। इसका भी वही अर्थ है। वहां पर स्थिति क्या थी? सकार और तवर्ग का, सकार और टवर्ग के साथ में योग होने पर, यहां पर टा ठा ड ढ ण, ठीक है, शा टा ठा ड ढ ण। वहां स्थिति क्या थी? दंत सकार, सकार तवर्गयोः। यहां पर क्या है? यहां पर भी उसी की अनुवृत्ति आ रही है। स्तोह की अनुवृत्ति सूत्र में भी आ रही है, ष्टुनाष्टुः सूत्र में उसी सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर भी वही अर्थ है, सकार तवर्गयोः। ष्टुना, ष्टुना मतलब साचर तुष्ट, ष्टुः तेन ष्टुना, है ना। ष्टुना यानी शकार और टवर्ग, मूर्धन्य सा और टवर्ग के साथ में। तो दंत सकार और तवर्ग का मूर्धन्य शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर, जैसे पहले वहां था सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर, यहां पर इस सूत्र में ष्टुत्व संधि में है सकार और तवर्ग का शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार और टवर्ग हो जाता है। ठीक है, तो सकार तवर्गयोः शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार टवर्गौ स्तः। मतलब कि दंत सा का इन किसी में शकार और टवर्ग, दंत सा का सकार और टवर्ग इन किसी के साथ में योग होने पर इस सा के स्थान पे शा आदेश होगा। यहां पर भी निमित्त के साथ में यथासंख्य अन्वय नहीं है। ठीक है, इसके साथ में है तो केवल स्थानीय और आदेश में ही यथासंख्य अन्वय है। अर्थात स्थानीय और आदेश फिक्स है। यदि दंत सा आ रहा है तो मूर्धन्य शा ही आदेश होगा, ता है तो ता को ट ही आदेश होगा, था को ठ ही आदेश होगा। ठीक है, संयोग जो योग है उसमें व्यतिक्रम होगा, उसमें उसका जो है यथासंख्य नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि
सा के बाद में शाह ही आए तो शाह आदेश होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी उसी तरह से च्युत संधि का नियम है कि शाह के साथ में इनमें से किसी का भी योग होने पर इस सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शाह हो जाएगा। इसी तरह से ता का इनमें से किसी के भी साथ योग होने पर ता के स्थान पे टा, था का इनमें से किसी के साथ योग होने पर था के स्थान पे ठा, दा के स्थान पे डा, धा के स्थान पे ढा, ना के स्थान पे ना। तो बिल्कुल स्थानीय के स्थान पे आदेश बिल्कुल फिक्स है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं करना है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, सकार तवर का शकार टवर के साथ में योग होना चाहिए। तो उसके स्थान पे जो सकार तवर्ग है दंतसा और तवर्ग, उसको क्रम से तवर्ग के स्थान पे क्रम से टवर्ग का वर्ण हमको कर देना है। इसका उदाहरण है क्रम से रामषष्ठः। उदाहरण क्या है, रामषष्ठः, सा और शा का योग है, तो इस सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी, रामषष्ठः। ठीक है, तो दंत सा का और मूर्धन्य सा के साथ में योग हुआ, इस दंत के सा के स्थान पे क्या हो गया, मूर्धन्य सा आदेश हो गया। तो सिद्धि क्या बनती है, रामषष्ठः। ठीक है, अगला सिद्ध है रामष्टीकते। रामष्टीकते, रामष्टीकते में दशा क्या है, सकार का टवर्ग के साथ में योग है, इसके कारण इस दंत सा के स्थान पे क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा। तो सिद्धि क्या बनती है, रामष्टीकते। ठीक है, रामष्टीकते। इसी किसी प्रकार से पेशता, शा का तवर के साथ में योग है, तो उस ता के स्थान पे क्या हो जाता है, टा हो जाता है। तो क्या बन जाता है, पेशटा। पेशता, ता को क्या हो जाता है, ष्टुत हो जाता है। तो ता को मूर्धन्य शा के साथ में तवर का योग होने के कारण ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा। तो क्या बनेगा, पेष्टा। ठीक इसी प्रकार से तत प्लस टीका, तत तवर्ग का टवर के साथ योग होने पर ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा। तो क्या बन जाएगा, तटीका। ठीक है, तटीका। इसी प्रकार से पंचम अक्षर का उदाहरण दिया है चक्रिन ढौकसे। चक्रिन प्लस ढौकसे, चक्रिन प्लस ढौकसे में ना का यानी तवर्ग का टवर्ग ढा के साथ में योग हो रहा है, इसके कारण उस ना के स्थान पे टवर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा ना, चक्रिन ढौकसे। ठीक है, इस तरह से ष्टुत्व संधि और च्युत संधि दोनों का उदाहरण आप देखिए, सुनिए, अभ्यास कीजिए, और अन्य जो किताबें आप पढ़ें वहां पर कहीं अगर च्युत संधि और ष्टुत्व संधि का उदाहरण मिलता है तो उसको इस सूत्र को बार बार याद करिए, वहां इसके लक्षण को, इसको स्वरूप को वहां स्मरण करिए, जिससे क्या होगा कि ष्टुत्व संधि का अभ्यास हो जाएगा। ष्टुत्व संधि का अभ्यास हो जाएगा तो ष्टुत्व संधि को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।